हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं और सैम्पल पेपर हम देख रहे थे 2024 के लिए जो आपका आया है। उसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देख लिए थे। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपके रहते हैं, वो आपको होमवर्क में करने हैं, क्योंकि हम केमिस्ट्री के चैप्टर्स को लेकर चल रहे हैं तो उन्हीं पर बात करेंगे। और उन्हीं के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर आपको अभी और करने हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया था। ये जो केवल इक्वेशंस आपने लिखनी थी, ये होमवर्क में मैंने दिया था, आपको बैलेंस करना है। 17th क्वेश्चन था, गिव रीजन प्लेटिनम सोना तथा चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो क्यों किया जाता है इसके लिए रीजन लिखना है। तो क्या रीजन लिखेंगे आप लोग? आपको पता है प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जा रहा है, यानी ज्वेलरी मेकिंग में किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जब आपने रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ा था, सक्रियता श्रेणी को पढ़ा था, तो वहां पर आपने देखा था जो ये धातु है ये अभिक्रियाशीलता इनकी बहुत कम होती है और इस वजह से ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे पाए जा रहे हैं, क्योंकि इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम है। ये जल्दी से किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, और जैसे आप संक्षारण में भी पढ़ रहे थे कि ये संक्षारित नहीं होती है, इसी वजह से इनको क्या किया जाता है, इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है। ठीक है, यानी कि इनके क्या बनाए जा रहे हैं, आभूषण बनाए जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे आप? प्लेटिनम सोना व चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्योंकि इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है। ये संक्षारित भी नहीं होती है। ठीक है ना? ठीक है, तो ये इसका जो आपको रीजन बताना है वो रीजन आप ये लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपका 2023 का, जब हम प्रश्न पत्र 2022 के प्रश्न पत्र हमने जब सॉल्व किए थे उनमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो जब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं या अभिक्रियाशीलता की बात करते हैं, तो वहां पर सोडियम के बाद पोटेशियम के बाद सोडियम ही आपकी सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल आती है। ठीक है ना? तो ये इतनी अधिक रिएक्टिव होती है, इतनी अधिक इसकी अभिक्रियाशीलता होती है कि ये अगर खुले में छोड़ी जाती है तो ये हवा के संपर्क में आने पर भी आग पकड़ लेती है। तो इस तरह से अगर ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव है और अभिक्रिया कर जाएगी ऑक्सीजन के साथ, बेसिकली हवा में आग पकड़ने से क्या तात्पर्य है कि जो हवा में ऑक्सीजन उपस्थित है उस ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करेगी और इससे दुर्घटना होने की भी संभावना हो सकती है। इस वजह से क्या किया जाता है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है ना? इसका आपको इस तरह से रीजन लिखना है। थर्ड है, वो बहुत सिंपल है, उसको आप लिख लेंगे। थर्ड है आपका, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है
तो विलयन का रंग हरा हो जाता है। क्या कहा जा रहा है, लोहे की कील है आपके पास और उसको कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाएगा। कॉपर का सल्फेट का विलयन होगा जो कि नीले रंग का होगा। जब उसमें डाला जाएगा तो वो नीला रंग कैसा हो जाएगा, आपका हरा हो जाएगा। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको पता है जब आप लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल रहे हैं तो लोहा एक धातु है आपकी, कॉपर सल्फेट में कॉपर आपकी क्या है, धातु है। तो एक धातु दूसरी धातु को हटा रही है वहां से, बेसिकली ये हो रहा है, ठीक है ना। समझिए क्या कहा मैंने, एक धातु दूसरी धातु को यहाँ पर हटा रही है। आपने कहा आपके पास क्या है, आयन है और ये किससे रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है। लोहे की कील जो आपने बोला, लोहे की कील का मतलब यानी लोहा, लोहे की बात हम लोग कर रहे हैं। उस लोहे ने इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जाकर इस कॉपर का को क्या कर दिया है, यहाँ से विस्थापित कर दिया। कॉपर भी आपकी क्या है, एक धातु है, ठीक है ना। तो एक धातु ने दूसरी धातु को विस्थापित किया है, यानी वहां से हटाया है और अपना एक नया सोल्यूशन वो बनाती है या एक नया कंपाउंड बनाती है जो कि आपका क्या हो जाता है, फेरस सल्फेट या आयरन का सल्फेट हो जाता है और Cu आपकी अलग हो जाती है। बेसिकली ये है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। जहां पर होता क्या है, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, वो अपने से नीचे आने वाली धातुओं को क्या करती है, उनके जो लवणीय विलयन होते हैं उन लवणीय विलयनों से उनको पृथक कर देती है, ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट का विलयन था, इसमें कॉपर है तो कॉपर क्या है, आपकी आयन से यानी लोहे से कम अभिक्रियाशील है, या आप क्या कहेंगे, लोहा अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से। तो इस वजह से लोहा क्या कर रहा है, कॉपर को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर रहा है और वहां पर अपना एक कंपाउंड बना रहा है, दैट इज FeSO4। क्लियर है, तो यही आपको लिखना है, क्योंकि लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित करके अपना विलयन बना रहा है या विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है, इस वजह से वहां पर जो फेरस सल्फेट है या विलयन का रंग जो है वो हरा हो रहा है, ठीक है ना। चलिए आप लिखेंगे FeCu से अधिक अभिक्रियाशील होती है इसलिए यह CuSO4 कॉपर सल्फेट से Cu को विस्थापित कर देती है तथा FeSO4 बना देती है। FeSO4 के बनने से विलयन का रंग हरा हो जाता है। तो Fe कहाँ है आपकी, Fe है आपकी जो लोहे की कील की बात आप कर रहे हो ना, ठीक है ना, वो लोहे की कील ही आपकी क्या है, आयन है, जिस आयन की बात आप कर रहे हैं। ओके चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए और क्वेश्चन क्या है आपके रह रखे, प्रश्न जो 24 है आपका 24, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम आपका क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है, ठीक है ना। और सूत्र क्या होता है, CaOCl। तो ये प्रश्न में कई बार पूछा जा रहा है। कठोर जल से मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, ये आप बताएंगे। बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया का समीकरण सिर्फ आपको लिखना है, ठीक है ना।
और अम्ल का जलीय विलयन जो होता है वो विद्युत का चालन क्यों करता है, क्योंकि वहां पर वो अपने आयंस में टूट जाता है, और आयन में टूट जाएगा तो फिर क्या होगा, जलीय विलयन में जल अपघटन पे आयन दे रहा है, जो कि क्या करेगा, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देगा। और ब्यूटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं, प्रत्येक का चित्रण कीजिए। ठीक है ना। ब्यूटेन से आपके क्या होगा, ब्यूटेन की एक श्रृंखला आएगी, फिर आप एक को ले लेंगे आइसो नियो करके, इस प्रकार से ब्यूटेन बनाएंगे। किसी अम्ल को तनु करते समय अम्ल को जल में मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में जल। क्यों? तो जब भी आपने अम्ल का डाइल्यूशन करना होता है, एसिड का डाइल्यूशन करना होता है, तो बेसिकली वाटर के साथ आपने उसको मिक्स करना है। तो कैसे मिक्स करेंगे, क्या एसिड के ऊपर वाटर डालेंगे या वाटर के ऊपर एसिड डालेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, किसी अम्ल को तनु करते समय अम्ल को जल में मिलाया जाएगा, यानी जल लेंगे उसमें आप अम्ल को मिलाएंगे, ना कि अम्ल ले लेंगे और उसमें आप पानी ऐड करेंगे। तो बेसिकली करना क्या है, आपको पानी लेना है, उस पानी में आपने ड्रॉप वाइज एसिड मिलाना है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, जहां पर कि बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिसे आप कहते हैं। तो होगा क्या, वो स्प्लैश कर सकता है। अगर आपने एसिड लिया है और उसमें पानी डाल रहे हैं और ये अभिक्रिया बहुत तेज हुई और वहां पर एसिड आपका बाहर आ गया, तो उससे दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए क्या किया गया, पानी लिया गया और पानी में ड्रॉप वाइज एसिड डाला जा रहा है उसका डाइल्यूशन करने के लिए, ताकि अगर बाहर गिरे भी तो पानी गिरे या फिर वो जो डाइल्यूट एसिड बन रहा है वो गिरे, तो उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसीलिए आपका क्या किया जा रहा है, उसके तनुकरण में क्या किया जा रहा है, अम्ल को जल में मिलाया जा रहा है। ठीक है ना। 25वां क्वेश्चन है, जब ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ होती हैं तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है ना। जो क्या हो रहा है, अपने आप में रिड्यूस हो रहा है, जबकि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। एक क्रियाकलाप जिसमें चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर सल्फेट को गर्म किया जाता है तो यह काले रंग का हो जाता है। इस क्रिया के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है ना। तो ये सारे प्रश्न के उत्तर आपने देने हैं, जिनमें कि क्या क्या बताया गया है। चित्र का अवलोकन करने के आपने क्या बताना है, जब कॉपर पाउडर को चाइना डिश में गर्म किया जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा उस टाइम पे। सेकंड में आपने बताना है पहले फर्स्ट किस प्रकार की अभिक्रिया है, जो यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है वो कौन से टाइप की रिएक्शन है, अपने उत्तर के आपको एक्सप्लेन करना है। साथ ही थर्ड है जो क्या होगा, जब उत्पाद पर H2 गैस प्रवाहित की जाएगी, ठीक है ना, अगर वो जो प्रोडक्ट बना है उस पर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाएगा तो उसके फलस्वरूप क्या होगा। फोर्थ है आपका अभिक्रिया थर्ड का रासायनिक समीकरण, यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है उसके लिए आपने रासायनिक समीकरण देनी है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करके लाएंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, इस अभिक्रिया में होता क्या है ये समझ लीजिए। एक क्रियाकलाप जिसमें चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर सल्फेट को गर्म किया जाता है तो यह काले रंग का हो जाता है। ठीक है ना। हो क्या रहा है, कॉपर आपकी रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से और क्या बना देती है, आपका Cu2O बना देगी। ठीक है ना, कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा वहां पर। इसके फलस्वरूप आपका क्या होगा, वही अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है, ये आपको बतानी है। दूसरा, क्या होगा जब उत्पाद पर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाएगा, जब उस जो ऑक्साइड आपका बना है उस पर आप लोग हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे तो H2O जल बनता है वहां पर। ठीक है ना। अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण आपने लिखनी है, तो ये होमवर्क में ये पूरा प्रश्न आप करके लाएंगे। इसके अलावा तो ये पूरा आपका क्वेश्चन पेपर हो गया है, सैंपल पेपर जो था 2024 का। अब आज बात करते हैं 2020 का जो आपका प्रश्न पत्र है, इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए। ये भी आपका पूर्णांक 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, 3 घंटे के लिए है। निर्देश जो भी दिए गए हैं वो आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि जितने खंड इसमें है सभी के लिए सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है आपके। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है आपको।
जो भी खंड है उस खंड के लिए 4 विकल्प मिलेंगे। बेसिकली उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है या कोई फिलअप है, कोई सेंटेंस को कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, विकल्प मिलेंगे। उनमें से एक विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा, और वही सही विकल्प आपने बताना है, ठीक है ना, कि कौन सा है, और वही आपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है अपना, जो अपनी आंसर शीट होगी। पहला है क, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर अमोनियम, अमोनिया जो भी है उसके लिए NH यूज करेंगे आप, ठीक है ना। अमोनिया है तो NH3 बोल देते हैं, अमोनियम होगा तो NH4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ही, क्योंकि CH3COH आपको पता ही है कि कौन सा होता है, आपका एसिटिक एसिड होता है, इथेनोइक एसिड जिसे आप कहते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, NaCl क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कौन सा हो गया आपका, NH4OH, ओके। ये क्या है आपका, इथेनोइक एसिड है, ठीक है। ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। और ये हो गया आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके। और ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है, नोट कर लेंगे जल्दी से। सिर्फ आंसर की बात करेंगे यहाँ पर। चलिए, ख है आपका, किसी विलयन का पीएच स्केल प्रदर्शित करता है। फर्स्ट है कार्बन की मात्रा, सेकंड है आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड की मात्रा, थर्ड है हाइड्रोजन आयन सांद्रण, और फोर्थ है आपका कैल्शियम की मात्रा। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको बताता है किसी भी विलयन का जो पीएच स्केल होगा वो, ठीक है ना। देन क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो यह क्या कहलाती है। देखो आपने पीएच को बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है ना। पीएच का मान जब आपका 7 से कम होगा, क्या कहा जा रहा है, पीएच का मान जब होगा 7 से कम तो वो कहलाएंगे अम्ल, ठीक है। और यहाँ पर हो क्या रहा है, पीएच का मान हो रहा है 5.6 से कम, तो 5.6 से कम या 5.6 से कम 7 से कम ही हो रहा है। तो यानी कि वर्षा कैसी हो जाएगी आपकी, अम्लीय वर्षा हो जाएगी, ठीक है ना। कैसी वर्षा हो जाएगी, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह क्या कहलाती है, तो अम्लीय वर्षा कहलाएगी वो, ठीक है। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जाम्पल ऑल्सो, ठीक है ना। संयोजन अभिक्रिया क्या है और उसका उदाहरण आपको देना है। चलिए तो समझ लीजिए इसको। अभिक्रियाओं के प्रकार मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए थे, अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया बताई गई थी आपको, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका पहला टाइप था रिएक्शन के। जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, संयोजन मतलब जुड़ना, कॉम्बिनेशन में क्या वर्ड आ रहा है, कंबाइन, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, जुड़ेंगे या कंबाइन क्या होंगे, कम से कम दो चीजें तो होनी चाहिए जुड़ने के लिए। जब आप जोड़ने की बात कर रहे हो या कंबाइन होने की बात कर रहे हो तब भी दो चीजें होनी चाहिए, तो कम से कम दो चीजें होंगी, और संयोजित होकर के एक ही चीज बना रहे हैं। क्या कहा मैंने, दो चीजें हैं। अभी चीजों से भी मैं आपको क्लियर कराऊंगी कि चीजों का मतलब क्या है, और वो जुड़ करके सपोज आपका एक कोई चीज बना रहे हैं। तो ये दो चीजें थी, ये क्या है, अभिकारक, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, अभिकारक। और ये आपका क्या है, उत्पाद। तो हुआ क्या
ये कितने अभिकारक थे? 2 अभिकारक थे, ए और बी, 2 अभिकारक थे आपके पास, 2, और उत्पाद क्या मिला आपको? 1 ही मिला। ठीक है, तो 2 अभिकारकों ने जुड़ करके एक उत्पाद बनाया है, यही आपकी संयोजन अभिक्रिया है। पर ऐसा नहीं है कि हर एक अभिक्रिया में 2 ही अभिकारक होंगे, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे? 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोजित होकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, यही क्या है? संयोजन अभिक्रिया होगी। ओके, चलो वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहेंगे आप? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना? और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल करके जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, तो अभिकारक कितने हो गए? 2 अभिकारक हो गए। दोनों ने जुड़ करके आपका एकल उत्पाद यानी एक सिंगल प्रोडक्ट का जो क्या किया है, यहाँ पर निर्माण किया है, उसको प्रोड्यूस किया है, वही क्या है? आपकी संयोजन अभिक्रिया, जिसे आपको नाम से भी समझ आ रहा है। ओके, चलिए, तो आज के सेशन में एक तो हमने 2024 का जो आपका सैंपल पेपर है वो देखा, उसका मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया है होमवर्क में एक्सप्लेन कर दिया है, पर उसको आपने पूरा प्रैक्टिस करनी है उसकी। वैसे ही जो केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे उनकी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। और साथ ही हमने 2020 का ये प्रश्न पत्र लिया है जिसमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर्स को हमने जाना है। आने वाले सेशन में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।